सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे छत्तीसगढ़ में, अगर आईटीएंस निकलते हों, चाहे मेडिकल के छात्र निकलते हों, तो वो है भिलाई से, क्योंकि भिलाई को एजुकेशन हब बनाने में बच्चों के मन में और पेरेंट्स के मन में सवाल होता है भिलाई आते ही कि एडमिशन कहाँ लें। तो बच्चों के मन में और पेरेंट्स के मन के जो डाउट्स होते हैं उसे दूर कर दीजिए कि बच्चों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एडमिशन लेते हैं। हम यदि देखते यदि उसका सही ट्रीटमेंट होता तो मैं मानता हूं कि उसकी डबल डिजिट रैंक आ सकती है, क्योंकि जब मैं भिलाई में 2008 में आया तो मैंने ये देखा ना कि लगातार 4 साल के अंदर मैंने ही डबल डिजिट 2 रैंक दी, फिर मैंने सिंगल डिजिट रैंक 2019 में दी। देखिए, बाहर से बच्चे हर साल भिलाई में बहुत बच्चे आते हैं। ये एजुकेशन हब है भिलाई छत्तीसगढ़ का, तो यहाँ पे मिनी कोटा है, बाहर से बच्चे हर साल आ रहे हैं। तो हम लोग ने जो अपने लेवल पे चलाओगे सर, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, तो वैसे कोचिंग के लिए भी नहीं, बच्चे के साथ एक उचित न्याय करना बहुत जरूरी है। ये हाँ कैरियर का सवाल है और उसको सही बात बताना बहुत जरूरी है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। भिलाई टाइम्स में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे एजुकेशन हब भिलाई की। लोग कहते हैं कि भिलाई सिर्फ क्राइम हब बन गया है, लगातार क्राइम हो रहे, हादसे हो रहे, मर्डर हो रहे, मारपीट हो रहे, बहुत सारे कांड हो रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। भिलाई की पहचान जो सबसे बड़ी है और जो सबसे पहली है वो एजुकेशन हब के रूप में है, और उससे पहले जो है स्टील सिटी के रूप में है। स्टील सिटी यानी कि भिलाई स्टील प्लांट, जो देश में ट्रेन चलती है उसकी पटरी हमारे भिलाई स्टील प्लांट में बनती है, और फौलादी लोहा यहाँ से निकलता है। और वैसे ही फौलादी लोहा के साथ साथ फौलादी जज्बा भी बहुत सारे हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ है एजुकेशन हब। सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे छत्तीसगढ़ में, अगर आईटीएंस निकलते हों, चाहे मेडिकल के छात्र निकलते हों, तो वो है भिलाई से, क्योंकि भिलाई को एजुकेशन हब बनाने में जिस इलाके की सबसे बड़ी भूमिका है वो यही इलाका है, न्यू सिविक सेंटर का इलाका है। और जो लगातार अभी पेरेंट्स की इंक्वायरीज़ आ रही हैं, पेरेंट्स लगातार क्वेरीज़ करने आ रहे हैं कि भैया बच्चों को कहाँ पढ़ाएं, कहाँ अच्छे टीचर्स मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और सबसे चैलेंजिंग यही चीज़ है कि बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, एडमिशन के बाद उनके पास एक बड़ा संकट रहता है कि वो वहाँ पढ़ाई करें कि नहीं करें, क्योंकि बीच में बच्चे ड्रॉप भी करते हैं कोचिंग। तो एक सवाल रहता है, क्योंकि ये यहाँ पर लगभग 50 से ज़्यादा कोचिंग है, तो बच्चों के मन में सवाल होंगे, पेरेंट्स के मन में सवाल होंगे, तो उन सवालों को दूर करने की कोशिश करेंगे कि आप न्यू सिविक सेंटर आते हैं तो आपको कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और एडमिशन लेने से पहले किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे साथ लर्निंग जोन के डायरेक्टर्स मौजूद हैं, जिनसे बातचीत करेंगे कि जब पेरेंट्स एडमिशन लेने के लिए आए बच्चों के एडमिशन के लिए, तो वो किन किन बातों का, ये नहीं कि लर्निंग जोन में ही एडमिशन ले लें, लेकिन ये अपनी बातें बताएंगे कि लर्निंग जोन में उन्हें एडमिशन क्यों लेना चाहिए। इसके अलावा भिलाई एजुकेशन हब है, एजुकेशन हब का रिजल्ट कितना बेहतर है और आने वाले समय में कितना बेहतर हो सकता है, इसके बारे में बताएंगे। अमित मिश्रा सर हैं और त्यागी सर हैं, जो डायरेक्टर्स हैं लर्निंग जोन के, और जो बताएंगे पेरेंट्स के डाउट दूर करेंगे। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। पहले तो सर, एक बच्चों के मन में और पेरेंट्स के मन में सवाल होता है भिलाई आते ही कि एडमिशन कहाँ लें। तो बच्चों के मन में और पेरेंट्स के मन के जो डाउट्स होते हैं उसे दूर कर दीजिए कि बच्चों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एडमिशन लेते हैं। 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये देखना चाहिए कि कोचिंग में टीम जो पढ़ा रही है उनसे ज़रूर इंटरेक्ट करना चाहिए पेरेंट्स को, कि टीचर से एक बार ज़रूर मिल लें, जो टीचर्स पढ़ाने वाले हैं उनकी क्वालिफिकेशन समझ लें, उनका बैकग्राउंड समझ लें। ताम झाम ना देखें, ताम झाम ना देखें, बहुत ब्रांड नेम के पीछे मत भागें, क्योंकि हो सकता है किसी एक कोचिंग के किसी एक सेंटर में बहुत अच्छे टीचर्स होंगे, लेकिन यहाँ पे अच्छे टीचर्स हों ज़रूरी नहीं। तो कोचिंग में टीचर से मिल लें, सेटअप देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़रूर देख लें कि सब कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एसी लगे हैं, अच्छे डिजिटल क्लासरूम्स हैं कि नहीं है, बैठने की सुविधा सही है कि नहीं, क्योंकि कंफर्टेबल है कि नहीं, कंफर्टेबल है कि नहीं। दूसरा, कोचिंग में ज़रूर पूछ लें कि डेमो क्लासेस हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, क्योंकि एक बार कोचिंग में आपने पैसा दे दिया, फिर आपके बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे बाद में परेशान होते हैं, पेरेंट्स कहते हैं हमारा पैसा डूब रहा है। तो मैं सलाह दूंगा कि आप कोचिंग में एडमिशन लेने से पहले पूछ लीजिए कि डेमो क्लासेस देंगे कि नहीं देंगे। 2-4 दिन की डेमो क्लासेस हर बच्चे को ज़रूर अटेंड करनी चाहिए, तभी डिसाइड करना चाहिए कि इस टीचर के साथ इस कोचिंग में हम पढ़ने में कंफर्टेबल है कि नहीं है। जी, बाकी सर फैकल्टी भी एक बड़ा रोल होता है। हाँ जी, हाँ जी। फैकल्टी को लेके कैसे? नहीं, फैकल्टी का मेरा मानना है कि उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस कितना है जी, उसके पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब प्रीवियस अचीवमेंट क्या है, उसने कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान के चलिए जेईई और नीट में निकाले हैं। जैसे मेरा पिछले 16 वर्षों का अनुभव है भिलाई में, जैसे तो मेरा 23 साल का अनुभव है शिक्षा के। मैंने कोटा, दिल्ली सब जगह पढ़ाया है, लेकिन मैं पिछले 16 साल के अनुभव में ये मानता हूँ कि यहाँ पर जो भी टीम है किसी भी इंस्टीट्यूट की, XYZ कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पर जाके टीम ने क्या क्या प्रीवियस अचीवमेंट है, क्या क्या उन्होंने नीट और जेईई में रिजल्ट दिए हैं, और बच्चे के साथ एक इंटरेक्शन उनका कराना चाहिए। और बाकी 2-4 दिन जैसा कि त्यागी सर बता रहे हैं कि भाई
मतलब एक डेमो वाला प्रोसेस ज़रूर होना चाहिए। ये कोई नहीं है कि कोई नेशनल लेवल का ब्रांड है या कोई लोकल लेवल का ब्रांड है, इसमें कुछ नहीं है। बच्चे की संतुष्टि सारे सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी में संपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि जैसे कोटा का एक कल्चर बड़ा सक्सेसफुल रहा है, वैसे ही हम यहाँ का भी एक कल्चर सक्सेसफुल बनाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि अंडर वन रूफ कंप्लीट सिस्टम में ही हम काम करें। बच्चे को ये मतलब वही है कि अंडर वन रूफ एक कंप्लीट सिस्टम के साथ बच्चा कर रहा है, प्रॉपर सिलेबस उसका 1-2 हफ्ते का चल रहा है, उसके बाद 15 दिन में एक पीरियोडिकली टेस्ट हो रहा है, तो बच्चा समझ पाता है, एक चारों सब्जेक्ट का संतुलन बना पाता है, कि इक्विलिब्रियम मेंटेन कर पाता है। तो मेरा मानना ये है कि ऐसा ही एक काम भिलाई में होना चाहिए, क्योंकि भिलाई में पिछले 3-4 सालों में मैंने ये पाया कि भाई जेईई एडवांस का जो रिजल्ट है, जो कि डबल डिजिट की जगह ट्रिपल डिजिट भी ना आके 4 डिजिट में जा रहा है। जैसे लास्ट टाइम मैंने देखा था कि आमतौर पे 2300 रैंक, जबकि वो बच्चा हम यदि देखते थे तो उसका सही ट्रीटमेंट होता तो मैं मानता हूं कि उसकी डबल डिजिट रैंक आ सकती है। क्योंकि जब मैं भिलाई में 2008 में आया तो मैंने ये देखा ना कि लगातार 4 साल के अंदर मैंने ही डबल डिजिट 2 रैंक दी, फिर मैंने सिंगल डिजिट रैंक 2019 में दी गगन दलाल की। तो ऐसा नहीं है, लेकिन पिछले 5 साल से मैं ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा हूं कि नीट एज वेल एज जेईई में रिजल्ट उतना संतुष्टपूर्ण नहीं आ पा रहा है। तो इसको बेहतर बनाने के लिए गार्जियन को भी समझना होगा इस बात को, और बच्चे को खास तौर पे समझना पड़ेगा, और बच्चों को एक क्लियर कट फीडबैक टुवर्ड्स अपने गार्जियन को देना पड़ेगा कि इस कंप्लीट सिस्टम में ये चीज़ हम अचीव कर पाएंगे, जो एक बेहतर रिजल्ट ऑल ओवर इंडिया में अदर इंस्टीट्यूट से आता है, अपार्ट फ्रॉम भिलाई भी। सर, भिलाई का इतिहास रहा है एजुकेशन के मामलों में, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे नीट हो, जो रिजल्ट रहा है बहुत शानदार रहा है। कई बार ऐसा हुआ कि सेक्टर 10 स्कूल से 100 बच्चे तक नीट क्लियर किए, एडवांस क्लियर किए। हाँ, ये वेल नोन ये बात है, ऐसा है। लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि अभी तो कोचिंग काफ़ी आ गई है भिलाई के अंदर, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि रिजल्ट का जो लेवल है उतना नहीं रहा है। तो हम वही एक उस पॉइंट पे ही हम काम कर रहे हैं। जैसे मैं इस बार लर्निंग जोन को जब सेटअप किया, तो लर्निंग जोन को सेटअप करने में मैं इसी बात का ध्यान दे रहा हूँ कि जैसे अंडर वन रूफ कंप्लीट सिस्टम में जैसे काम होता है बाहर, सिमिलर मैं यहाँ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाहर से जो बच्चे आए, जैसे मान लीजिए ड्रॉप लेते हैं जो बच्चे, या मान लीजिए 11th में आते हैं, इन सारे बच्चों को एक कंप्लीट सिस्टम मिले, कंप्लीट फैकल्टी के साथ, कंप्लीट मटेरियल के साथ, और सारे जो टीचर उस इंस्टीट्यूट के हैं 19-20 लेवल पे बराबर लेवल पे डिलीवरी लेक्चर की कर रहे हैं, जिससे कंटेंट का लेवल भी बराबर है। ये सारी चीज़ों को मैं बहुत ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से यही हमारे लिए बड़ा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, और रिजल्ट बनाने में इसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन हमारा रहेगा इसको बनाने के लिए। एक सर सवाल, एक बच्चों के जो बाहर के बच्चे आ रहे हैं, चाहे वो अंबिकापुर हो, जगदलपुर हो, राजनांदगांव, बाहर के, उन बच्चों के मन में भी सवाल होता होगा कि भिलाई में कहाँ पढ़े, क्या सुविधाएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, तो अभी आप लोग क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? देखिए, बाहर से बच्चे हर साल भिलाई में बहुत बच्चे आते हैं। ये एजुकेशन हब है भिलाई छत्तीसगढ़ का, तो यहाँ पे मिनी कोटा है, बाहर से बच्चे हर साल आ रहे हैं। तो हम लोग ने जो अपने लेवल पे यहाँ पे बहुत अच्छे हॉस्टल्स तैयार कर दिए हैं। तो जो हॉस्टल है, हाँ, ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूट काफ़ी हॉस्टल एसोसिएट, हाँ, तो हमारे पास कई टाइप्स भी हैं, अपने हॉस्टल्स भी हैं, और उनमें सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। सारे बच्चे जो यहाँ पे रहेंगे उनको रहना खाना का सारा प्रबंध यहाँ पे है। प्लस यहाँ पे जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट ऐसा है कि मान लीजिए अलग अलग टाइप के स्कूल से बच्चे पढ़ के आते हैं, तो किसी का 12th का लेवल या 11th-12th की पढ़ाई उतनी अच्छी हुई है या नहीं हुई है, तो उनमें जो बैकअप क्लासेस हम लोग एक्स्ट्रा लगाते हैं या उनको रिमीडियल क्लासेस दे रहे हैं। जैसे किसी बच्चे ने 11th-12th में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं की, अब वो यहाँ पे आके बैचेस में पढ़ता है, तो कई बच्चे कुछ थोड़ा अपने आप को फील करते हैं कि हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, तो उसमें हम लोग ने बैकअप क्लासेस यहाँ पे कर दी हैं। दूसरा, हमारे यहाँ स्टडी रूम का कॉन्सेप्ट है, तो अगर बच्चा मान लीजिए यहाँ पे हॉस्टल में रहता है लेकिन उसको हॉस्टल में अकेला फील हो रहा है, तो वो यहाँ दिन भर एसी में बैठ के, अच्छे एनवायरनमेंट में बैठ के अपने सारे असाइनमेंट्स यहीं बैठ के करते हैं, पूरी पढ़ाई फिनिश करते हैं, क्लास के बाद भी रुके रहते हैं और रात तक पढ़ते हैं। बिल्कुल सर, नीट के रिजल्ट आने वाले, जेईई एडवांस के एग्ज़ाम लगभग चल ही रहे हैं, तो क्या आप बच्चों को टिप्स देना चाहेंगे रिजल्ट आने के बाद? मेरा ये मानना है कि भाई चलिए, कुछ बच्चे तैयारी करते हैं, बहुत प्रॉपर भी करते हैं, कुछ की तैयारी में थोड़ी कमी बेसी भी रह गई थी, तो रिजल्ट जो भी आए, मेरा कहने का मतलब यदि प्रयास यदि है करने का, मतलब एक चांस है तो प्रयास करना चाहिए। कुछ तो 10-20% की कमी बेसी रही है, उसको हम थोड़ा सा मैनेज करें, थोड़ा एक बार फुलफिल करें, और एक बार दोबारा से हम लोग एग्ज़ाम दें, क्योंकि अभी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एज का फैक्टर काफ़ी आ गया है तो हम एक अटैम्प्ट नहीं ले सकते हैं।
यदि हमारे पास चांस है तो हम एक बार लें चांस, क्योंकि ये चांस बार बार तो नहीं आएगा करने को, देने के लिए एग्ज़ाम को। और दूसरा हमारा ये मानना है कि जो एग्ज़ाम ये नीट और जेई का एग्ज़ाम है और जो ड्रॉपर बच्चे हैं, तो उसके लिए मैंने एक सुनियोजित हिंदी मीडियम बैच और इंग्लिश मीडियम बैच दोनों को अपने यहाँ रखा है अलग अलग, और उसका स्टडी मटेरियल भी प्रॉपर मैंने डिजाइन किया है। तो उस माध्यम में ऐसा नहीं होता है जैसे हिंदी माध्यम का जो ड्रॉपर बैच का बच्चा है वो कई बार ये फील करता है कि सर इंग्लिश मीडियम के जो स्टडी मटेरियल या फैकल्टी का लेवल सर अलग है और इसका अलग है। नहीं, हमारे यहाँ दोनों का लेवल एक जैसा है। तो हम कुछ मतलब यहाँ पर लाइक सीजी के अंदर तो मैं हिंदी मीडियम के बच्चे को और प्रोत्साहन देना चाहता हूँ एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश मीडियम, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को तो पहले ही एक स्कूल से ही हाई वेटेज रहता है। इन लोगों का स्कूल का लेवल थोड़ा हिंदी मीडियम का कम रहता है, तो इनको हम और ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं कि भाई अपने एक बार यदि चांस लग गया है तो मेहनत करके हम दोबारा 10+2 के बाद एक ड्रॉप लेके बेहतर दिशा में एक अच्छी डायरेक्शन में जाके काम करें, तो एक सुनिश्चित सफलता मिलेगी, नीट में हो या जेई मेंस के या एडवांस के पेपर में हो। बाकी सर जून महीना काफ़ी रश होने वाला बच्चों के लिए, उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा, कोचिंग तय करना है, कोर्स तय करना है, उनके लिए क्या कहेंगे? मतलब जो देखिए, मेरा वही बात है कि फिर से वही मैं कहना चाहूँगा, यदि कहीं भी जाए वो किसी भी XYZ, मैं किसी की अपने लर्निंग जोन इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी जाए बस उसका सिलेक्शन यही होना चाहिए कि वहाँ पर हमको जो फैकल्टी टीम पढ़ा रही है वो उनका एक्सपीरियंस, बाकी हमको वहाँ डेमो की सुविधा है तो मुझको 2-4-5 दिन डेमो मिले। मैं डेमो अपने यहाँ 4 से 5 दिन दे रहा हूँ। 11th का बैच का बच्चा है, 3 जून से बैच को हम प्रारंभ कर रहे हैं, तो नीट का भी और जेई का भी, उसके लिए भी मैं डेमो दूंगा 1 हफ्ते का, 4 से 5 दिन का तो मिनिमम रहेगा। और एज वेल एज जो आपके जो ड्रॉपर में नीट और जेई के लिए हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम के जो बच्चे रहेंगे इंग्लिश मीडियम, उनको भी प्रॉपर हम 4 दिन का 5 दिन का डेमो देते हैं। आफ्टर दैट मैं ये उसको बोलता हूँ कि आप अब ये सुनिश्चित करें कि आपको कौन से इंस्टीट्यूट में जाना है कि नहीं जाना है, या लर्निंग जोन को ज्वाइन करना है या किसी अदर को। हाँ, ये हमारा इसमें रहता है। मतलब हाँ, डायलॉग है सर, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। तो वैसे कोचिंग के लिए भी नहीं, बच्चे के साथ एक उचित न्याय करना बहुत जरूरी है। ये हाँ कैरियर का सवाल है और उसको सही बात बताना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने पिछले 16 साल में भिलाई के अंदर यही तरीके से काम किया है, और लर्निंग जोन के माध्यम से भी हम यही सेवा करना चाह रहे हैं। शुक्रिया सर आप दोनों का, धन्यवाद जी, थैंक यू सर। तो दोनों डायरेक्टर्स ने बहुत अच्छे से तरीके से जानकारी दे दी कि एजुकेशन हब भिलाई का सिविक सेंटर का ये माहौल कैसा रहता है, और आने वाले समय चूँकि जून जो महीना होने वाला है बच्चों के लिए काफ़ी टफ होने वाला है। बच्चे तय करेंगे उन्हें कहाँ पढ़ना है, बच्चे ये भी तय करेंगे कि उन्हें कौन सी टीचर्स के साथ पढ़ना है। तो ये बड़ा बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी एक चैलेंजिंग वक्त रहेगा। तो आप कोचिंग संस्थान चूज़ करते समय ज़रूरी बातों का विशेष ध्यान रखें। यह माहौल वाला जगह है, एजुकेशन हब है, और यहाँ से टॉपर्स हर साल निकलते हैं, वो चाहे नीट में हो, चाहे IITs में हो, जे एडवांस में हो, या फिर और भी कोई एग्ज़ाम हो जिसमें कॉम्पिटिटिव चाहे कॉमर्स के मामलों में हो। तो तमाम वो जगह है। ये एक भिलाई का सिविक सेंटर इलाका है, न्यू सिविक सेंटर, जो अब कुछ एजुकेशन हब बन चुका है। और हमारी कोशिश थी कि आपको किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो एडमिशन के समय, तो उन ज़रूरी बातों को लेकर हम आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल भी बढ़िया है और यहाँ पे तमाम जो सुविधा है, खाना सस्ता मिल जाता है इस इलाके में, रहने की सुविधा मिल जाती है, कोचिंग अच्छे हैं। तो आप कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि चाहे वो नीट हो चाहे जेई एडवांस हो, तो आप भिलाई को एक बार प्रीफर कर सकते हैं, और हर बार प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि इसे मिनी कोटा कहा जाता है।